तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि अभी फ़िलहाल जितनी भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ आ रही है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। आप ये नज़रअंदाज ना करें कि ये वीडियो हमारे काम की नहीं है, ये वीडियो हमारे काम की नहीं है। चाहे हिंदी मीडियम से आप हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं। आज का टाइटल थंबनेल आपने देख लिया है कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर है जीव और समष्टि। बहुत ईजी चैप्टर है एक तरीके से बात करें तो, और इसमें आपको अपने समझ यानी कि जिसको सेंस बोलते हैं, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लीजिएगा, अपना आंसर खुद ब खुद आते चलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा उतनी बड़ी थ्योरी तो है नहीं, समझ आ गया। और इससे पीछे वाला वीडियो भी हम एक बनाए थे पर्यावरण के मुद्दे पर, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज बोलते हैं। उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब करवाएंगे, और इस वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, सब्जेक्टिव को भी करेंगे, और साथ साथ उसका अगर हो सकता है वीडियो शॉर्ट बन रहा है तो उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते चलेंगे और आपको करेक्ट आंसर भी मिलता चलेगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और चैप्टर का नाम आपको पता है, अभी जस्ट बताया थे, जीव और समष्टि, जिसको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कहते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय पार्क यानी कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास कि मानव यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, फ्लूक उदाहरण है। तो ये परजीवी का होता है, किसका? परजीवी का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आगे बेतला नेशनल पार्क है। जितने भी लोग झारखंड से होंगे ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन एक होता है कि लातेहार में है कि पलामू में, और उसी कन्फ्यूजन के चलते देखिए बुक में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी दे दिया है, यानी कि पलामू, जबकि पलामू में नहीं है। पहले बताया जाता था पलामू में, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे है? अभी लातेहार में है अभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, तो ये तो सही है, एक दिशीय ही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है परजीविता में दो प्रजातियों के बीच का संबंध जो होता है वो क्या होता है? तो प्लस माइनस कभी भी होता है। ठीक है, प्लस माइनस याद रखिएगा, प्लस माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी आहार श्रृंखला किसके बगैर प्रारंभ नहीं हो सकता? समझ आ गया कि अगर हम लोग पोषी स्तर बना रहे हैं कि नीचे घास है, घास को हिरन खाएगा, हिरन को कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, ऐसा कुछ करके, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला जो कहते हैं, जो ग्रास होता है, उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी आहार श्रृंखला हम बना रहे हैं तो वो जब तक उत्पादक यानी कि घास वाला लेवल नहीं रहेगा तब तक हम उसका बगैर प्रारंभ नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्पादक। और इसके बाद मवेशी चराई उदाहरण है किस चीज़ का? सहयोगिता का। किस चीज़ का? सहयोगिता का। इसके बाद अगला है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में केंचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है ना, ये उदाहरण है किस चीज़ का? जो केंचुआ होता है ना, एक पारिस्थितिकी तंत्र में केंचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, किस चीज़ का उदाहरण है? ये होता है मृत उपजीवी। समझ आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला है एनपीपी का विस्तार क्या है? मीन्स की उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्या का पिरामिड क्या होता है? ठीक है, तो इसका होता है सीधा। अधिकांश जितने भी मतलब मैक्सिमम जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, मतलब इस पोजीशन में होता है, सीधा। उल्टा कभी नहीं होता है, घास ऊपर ये नीचे। ठीक है, क्या होता है? सीधा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं। प्रकृति में किसके प्रजातियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? पूरे प्रकृति में, पूरे पृथ्वी पे अगर बात करें तो कौन सा ऐसा जाति है? जैसे पक्षी होता है, कवक होता है, एंजियोस्पर्म फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो किसकी संख्या सर्वाधिक है? तो कीट पतंगों की संख्या बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड। कोई इसका हम लोग ना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे बाकियों का तो बोल देते हैं इतना अरब, इतना खरब, उसका कोई अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। अपेक्षाकृत बड़े तापमान परिसर में अस्तित्व बनाए रखने वाले प्रजातियों को कहा जाता है। मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर को बर्दाश्त करके और वहाँ पे अपना जीवन का अस्तित्व बनाए हुए हैं, उन प्रजातियों को जो है हम लोग बोलते हैं यूरी हेलिन। क्या बोलते हैं? यूरी हेलिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास कि अपेक्षाकृत बड़े लवणता परिसर में, यानी कि लवण जहाँ पे नमक वाला इलाका है, खरा इलाका है, वहाँ उस परिसर में पाए जाने वाले प्रजातियों को हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं? तो उसको भी हम लोग यूरी हेलिन ही कहते हैं। समझ आ गया? यूरी हेलिन कहते हैं। अब आखिर यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है कि तापमान ज़्यादा है उसको भी यूरी हेलिन ही बोलेंगे, इसको भी यूरी हेलिन ही क्यों बोलते हैं? देखिए
टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो जलीय चीज़ वाष्पित हो जाते हैं और नीचे हमारा ना लवण ही बचता है, तो उस जगह पे भी सेम प्रजाति के जीव निवास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, अभी जस्ट बात किए थे, सीधा। ठीक, छोटे तापमान परिसर में पाए जाने वाले प्रजातियों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अभी बड़े तापमान वाले को हम लोग बोल रहे थे यूरीहेलिन, और जहाँ पे लवण था, अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे यूरीथर्मल। क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। इसके बाद है छोटे लवणता। ठीक है ना, छोटे लवणता परिसर में पाए जाने वाले प्रजातियों को क्या कहते हैं? मीन्स कि लवण की मात्रा है लेकिन वहाँ पे बहुत कम है, तो उसके क्या बोलेंगे? स्टेनोहेलिन उसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेनोहेलिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ये समीकरण देख रहे हैं ग्रोथ मॉडल को व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो कौन से ग्रोथ मॉडल को ये जो है व्यक्त करता है? ये लॉजिस्टिक है। क्या है? इस इक्वेशन द्वारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ये जो है शो कर रहा है। निम्न समीकरण किस प्रकार के ग्रोथ मॉडल को बता रहा है? अब जैसे ये वाला हो गया, तो ये किसको दिखा रहा है ना? तो ये दिखा रहा है एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को जो है ये वाला इक्वेशन आपको प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, सभी जीव अपने आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। समझ आ गया? उन जीवों को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए इसे हम लोग सोपोसी बात कर लीजिए। ठीक है ना, पौधों पर निर्भर रहते हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके, तो उन्हें हम लोग उपभोक्ता ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। क्योंकि पेड़ पौधों से उत्पादक जो होते हैं उन वे जो भी बनाते हैं उससे हम लोग उत्पादक कहते हैं, और उत्पादक को उपयोग करने वाले को ही हम लोग उपभोक्ता भी बोलते हैं। समझ आ गया? अगला है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा यानी कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट किसे कहते हैं? मतलब कि लंग्स ऑफ द अर्थ भी हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा क्या है? इसे हम लोग ना वर्षा और वन को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? वन को। क्योंकि जब तक वर्षा वन ऐसा कुछ पानी नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पर ना वन ही एक ऐसी संपदा है जिसके चलते हम पृथ्वी पे अपने जीवन की तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर भी जीवन जिया जा सकता है। हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं पेड़ पौधे, है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं सीधा वर्षा वन। अब कितने लोग ना इसमें पर्यावरण मार देंगे, जो कि गलत है। पर्यावरण का बहुत सारा रूप होता है, बैलेंस भी रहता है, अनबैलेंस भी हो जाता है। जो प्रदूषित ऊर्जा का वो प्रदूषण का भी रूप ले लेता है कभी कभी पर्यावरण। तो वर्षा वन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि जीवों के कोशिका में रहने वाला परजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये तो बहुत ईजी है, एंडोफाइट, आपको याद ही होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडोफाइट। चट्टानों में लाइकेन किस प्रकार के अनुक्रमण के लिए जो है उत्तरदायी है? तो यह है प्राथमिक अनुक्रमण के लिए। विश्व में सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है? तो यह समुद्र। क्या है? समुद्र, जो कि अस्थायी है और सर्वाधिक है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो ये तो हाथी है भाई साहब, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पूछेगा तो बाघ है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, जल प्रदेशीय अनुक्रमण यानी कि हाइड्रेट है ना, कहाँ है पे होता है? तो ये होता है जल प्रदेशीय अनुक्रमण। बहुत आसान है, ये जल में ही होगा। शुष्क प्रदेशीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो बहुत ईजी है, शुष्क मतलब सूखा हुआ, रेगिस्तान में। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। प्राथमिक उत्पादक है क्या चीज़? तो हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक बताए, तो जो सबसे नीचे है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक। तो प्राथमिक में क्या आते हैं? हरे पौधे आते हैं, है ना। इसके बाद द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं? द्वितीयक उत्पादक में आपका शाकाहारी आते हैं, कि जो घास आपको पता था प्राथमिक में आते हैं। क्या? घास। घास को भक्षण करने वाला कौन? तो घास जो खाएगा उसको शाकाहारी ही बोलेंगे। तो शाकाहारी आते हैं कि इसमें? द्वितीयक में। समझ आ गया? चलिए तो शाकाहारी हो जाएगा। वनस्पतियों तथा जीवों का उनके प्राकृतिक निवास स्थान में संरक्षण क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, कि उसी जगह पे उनके प्राकृतिक निवास के स्थान में संरक्षण करेंगे। मतलब मान लीजिए कि जहाँ मेरा घर है, हम अपने ही घर पे ही अच्छे से सुरक्षित है, तो बोलेंगे स्वस्थानीय। स्वपोषी जैसे होता है ना, अपने से भोजन बनाना, वैसे ही स्वस्थानीय, अपने ही स्थान पर उनका संरक्षण हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पतियों में जल की कमी को अनुकूलित करने के लिए होता है क्या चीज़? तो तना प्रवर्धन की तरफ पत्ते होते हैं। बहुत मतलब जो तना होता है ना, वैसे ही बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्ते होते हैं रेगिस्तान में। पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल क्या होता है? तो उसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। समझ आ गया? मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए जो एक बल होता है, वो बल हमारा कौन होता है? सौर ऊर्जा के रूप में वो काम करता है। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन विषमपोषी जीवों द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इनमें से कोई नहीं कभी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न कि भारत में
है ना। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जनक कौन है, तो ये रामदेव मिश्रा हैं। कौन है? रामदेव मिश्रा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणी प्लवक यानी कि जिसको जू प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ लेते हैं 1 अंकीय एवं 3 अंकीय एवं 5 अंकीय प्रश्न उत्तर की ओर। हम लोग सभी को नहीं करेंगे, मोस्टली जो प्रयास रहेगा 1 अंकीय 3 अंकीय को फाइनल करेंगे। बाकी हम आपको बोल दिए हैं कि इसमें सेंस यूज करना है, बाकी सब सवाल जो हैं ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। स्वभोजिता को परिभाषित कीजिए। स्वभोजिता, 2 प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया का वह रूप जिसमें एक प्रजाति लाभान्वित होता है। मतलब एक ऐसा अंतःक्रिया, ऐसा एक कनेक्शन जिसमें एक जाति को लाभ हो रहा है तथा दूसरी जाति को लाभ न हो और न ही हानि भी हो रहा है। मतलब कि हमको अगर बेनिफिट हो रहा है तो ना किसी को लाभ भी हो रहा है ना किसी को हानि भी हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वभोजिता कहते हैं। ठीक है, अगला है अंड परजीविता। समझ आ गया? अगला सवाल है अंड परजीविता, जिसको ब्रूड पैरिस्टिज्म कहते हैं। वो क्या होते हैं? तो कुछ पक्षी जैसे दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देते हैं। जैसे कोई पक्षी होते हैं जो घोंसला नहीं बनाते हैं, तो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में क्या कर देंगे? अंडे दे देंगे, ताकि वहाँ उनका पोषण हो सके और बच्चे का पालन पोषण हो सके। इसे ही हम लोग अंड परजीविता कहते हैं। परजीवी मतलब आप जानते हैं कि परजीवी मतलब होता है कोई अन्य जीव, ठीक है। तो वैसे ही अपने अंडे को किसी और के घोंसले में पालन करवाना, उसे ही हम लोग बोल देते हैं अंड परजीविता। समझ आ गया? अगला सवाल है हमारा कि वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं असहभोजिता। समझ आ गया? अगला सवाल है वह पारस्परिक क्रिया जिसमें 2 अलग अलग समष्टियों से संबंधित दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ हो, वो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं पारस्परिक आश्रय। आश्रय दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आश्रय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता से उपरति किस प्रकार भिन्न है? समझ में आ गया? देखिए, उपरति जीव के विकास के क्रम में एक प्रसुप्त अवस्था है, जबकि शीत निष्क्रियता एक जीव में अपौपचय यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं का ह्रास है। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। उपरति वर्षा के दौरान कभी भी हो सकता है, जबकि शीत निष्क्रियता अधिकांशतः जाड़े के मौसम में होता है। उपरति प्रायः कीट वर्ग का एक लक्षण होता है, जबकि शीत निष्क्रियता उच्च जीवों में होता है। अगला है हमारा समष्टि के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो समष्टि मतलब आपको पता है जाति होता है, तो इसका 3 गुण कोई भी जाति का हमको यहाँ पे कर देना है। कुल आबादी का रूप फर्स्ट हेडिंग है। आबादी का स्वरूप उसके रहने के स्थान पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में जीवों की आबादी का क्षेत्रीय वितरण जातीय संरचना एवं घनत्व का एक समान नहीं रहती है, वह वहाँ की जैवीय एवं भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। समझ आ गया? इसके बाद सेकंड है, जब किसी स्थान से आबादी का एक हिस्सा किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो उसे आबादी का प्रसरण कहा जाता है। इस क्रिया से नया क्षेत्र आबाद होता है तथा सघन आबादी वाले क्षेत्र की सघनता में कमी आती है। प्रसरण नियमित या अनियमित हो सकता है। भोजन का अभाव, स्थान की कमी, आपसी प्रतिस्पर्धा, वातावरण की प्रतिकूलता आदि प्रसरण के मुख्य कारण हैं। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे नंबर 3, जो कि इस टाइप का है, कुछ लिखा हुआ कि आबादी का वृद्धि क्रम, मतलब अनुकूल परिस्थितियों के बने रहने से प्रारंभिक अवस्था में आबादी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तीव्र गति से बढ़कर अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है। इस स्थिति में पहुंचकर आबादी स्थिर हो जाती है। इस स्थिति को आबादी की पूर्ण वहन क्षमता कहा जाता है। समझ आ गया? चलिए, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, हालांकि ये समझाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि उन तरीकों के बारे में संक्षेप में वर्णन करें जिनके द्वारा जीव पर्यावरणीय बदलावों का सामना कर पाते हैं। कि मतलब उन कोई ऐसे कोई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी जीव होते हैं उनके द्वारा पर्यावरण बदलाव का सामना करते हैं। कि जो भी पर्यावरण में बदलाव होता है, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उनका सामना वो मतलब करते हैं। तो उन तरीकों के बारे में बताइए। चलिए, इसके बारे में है कि वह गुण जिसके द्वारा किसी पर्यावरणीय बदलाव का सामना करते हैं कोई जीव, तो उसे अनुकूलन सबसे पहले कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अनुकूलित वातावरण वाला गाड़ी चाहिए, यानी कि एसी चाहिए उसमें, तो वैसे ही होता है कि अनुकूल संरचना एवं कार्यकी की विशेषताओं के द्वारा जीवों को वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। अनुकूलन जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, पहला अस्थायी और दूसरा अस्थायी होता है। अनुकूलन लंबे समय में विकसित होता है तथा आनुवांशिक परिवर्तन के रूप में स्थिर हो जाता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अग्रसरित होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि आप
संक्षेप में वर्णन करना चाहते हैं, इतना में ही आपका फाइनल हो सकता है। आगे भी दिया हुआ है, मरुस्थलीय जीवों में जल की कमी से निपटने के लिए विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। छोटे जीव दिन के समय बालू में बनाए गए सुरंगों या बिलों में रहते हैं तथा रात में तापक्रम कम होने पर बाहर निकलते हैं। कुछ मरुस्थलीय जंतु अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पन्न जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में रहने वाले कंगारू जो होते हैं, चूहा की जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से कर देते हैं। मतलब कंगारू के जो अंदर में जो फैट जमा होता है उससे चूहा के पूर्ति कर देता है जल का। अगला है हमारे पास फॉर एक एग्जाम्पल और है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। ठंड प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों के कान और पैर सामान्यतः छोटे होते हैं, जिससे उष्मा की हानि जो होती है कम होती है। जलीय स्तनधारी जैसे सील जो ध्रुवीय समुद्रों में पाए जाते हैं, उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो उष्मारोधी का कार्य करती है। इससे शरीर की उष्मा का कम से कम ह्रास हो जाता है। संरचनात्मक परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ जीवों में कार्यकी अनुकूलन भी पाया जाता है। जैसे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वत में जो चलते हैं उनके श्वसन दर में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए कुछ जीव व्यवहारिक अनुक्रियाएं भी परिलक्षित करते हैं। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे बढ़िया ये समझाने के लिए इतना सारा लिख दिया है यहाँ पे। अगला इसको भी देख लेते हैं कि मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या हो जाता है, ऊँट हो जाता है। ठीक है, अब ऊँट के बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके खुर की निचली सतह चौड़ी होती है एवं गद्देदार। एक लगेगा कि ना नीचे एकदम ऊँट के पैर में गद्दी लगा हुआ है। इसके पीठ पर संचित भोजन के रूप में वसा होता है। कितने लोग बोलते हैं कि ऊँट का जो कुबड़ होता है ना, इस टाइप का, इसमें पानी जमा होता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें ओनली वन फैट रहता है। ठीक है, अब देखिए ये फैट जो ऊपर में जो कुबड़ हम बोल रहे हैं उसे हम्प कहते हैं। इस वसा का उपयोग वह शरीर के ऊर्जा के लिए करता है। एक बार में ऊँट जो होता है ना 50 लीटर तक पानी पी लेता है, जो इसके जल के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। उत्सर्जन के द्वारा इनके शरीर से बहुत कम जल जो है बाहर निकलता है एवं ये सूखे मल का त्याग करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, मछलियाँ हो गए, अनुकूलन के सहारे ऐसे स्थानों पर रहती है ना, जहाँ तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से दाब सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है। समझ आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। एक प्रश्न आता है हमारे पास बहुत अच्छा कि निम्नलिखित के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर तथा मृत्यु दर में क्या अंतर है, पहले इसी चीज़ को समझ लीजिए। देखिए लिखा है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति इकाई जनसंख्या एवं प्रति इकाई समय में हुए जन्मों को जन्म दर कहते हैं, तथा प्रति इकाई जनसंख्या में प्रति इकाई समय में हुई मौत को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे फाइनल है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, चार घातांकी वृद्धि तथा संभार तंत्र में वृद्धि में अंतर बताइए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि चार घातांकी वृद्धि में जनसंख्या के क्षेत्र में कैरिंग कैपेसिटी से परे, मतलब उसके बाद भी वृद्धि होती है, परंतु संभार तंत्र वृद्धि में जनसंख्या क्षेत्र के कैरिंग कैपेसिटी से परे शायद ही बढ़ती है। अगला है हमारे पास सवाल कि शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या है, मतलब कि ठंडी के दिन में कोई क्रिया नहीं करेगा और ये गर्मी के दिन में कोई क्रिया नहीं करेगा, तो ये क्या होता है। इसमें देखिए शीत निष्क्रियता जाड़े के मौसम में होगी, ये तो कंफर्म है, और पूरे मौसम तक बनी रहेगी जब तक ठंडा रहेगा, तथा ग्रीष्म निष्क्रियता शुष्क गर्म दिनों में होती है, फिर भी वह दिन के समय में, क्योंकि रात ठंडी होती है। बस ये कब होगी, देखिए ठंडी के समय में दिन में भी ठंडी है और रात में भी ठंडी होती है, और ग्रीष्म में केवल दिनों में, रात में नहीं, क्योंकि रात में कभी कभी ठंडा हो जाता है। अगला है यहाँ पे लिखा हुआ, अगला सवाल है कि जो बाहर का जो योस्मी है और अंतरोष्मी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो है वैसे जीव जिनके शरीर का ताप बाहर के वायुमंडलीय कारकों द्वारा नियमित होता है उसे हम लोग बाहर के उष्मी कहते हैं, तथा वैसे जीव जो शरीर के तापमान को अपनी आंतरिक ऊर्जा द्वारा नियमित करते हैं उसे अंतरोष्मी भी हम लोग बोल देते हैं। और अगला है आप्रवान तथा उत्प्रवासन में क्या अंतर है। इसको भी है कि एक समुदाय में कुछ बाहर के जीवों को आना आप्रवासन कहलाता है, जबकि दूसरे समुदाय से कुछ जीवों का बाहर जाना उत्प्रवासन कहलाता है। ये ऐसे अगर देखें तो क्लास 12 के ज्योग्राफी में दिया हुआ है, ठीक है, आर्ट्स में भी। अगला सवाल है हमारे पास कि बायोटिक पोटेंशियल क्या है, जिसको हम लोग जैव क्षमता बोलते हैं। किसी समष्टि की आबाद वृद्धि, है ना, जिससे वह समष्टि अपने वृद्धि के चरम अवस्था में पहुंच जाता है, जैव क्षमता ही कहते हैं। मतलब इतना वृद्धि कि वो लास्ट में और वृद्धि करने लायक नहीं बनता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग जैव क्षमता, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल। या किसी समष्टि के प्रजातियों की अधिकतम जैव सूचकांक को दर्शाता है। इस अवस्था में प्रजाति का जन्म दर उच्चतम तथा मृत्यु दर निम्नतम होता है।
चलिए कंप्लीट। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना हानि, उसे ही सहभोजिता कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे, सहयोजिता यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होती है, उसे हम लोग सहजीविता कहते हैं, है ना। सहजीविता सहभोजिता में अंतर है। इसके बाद एक प्रजाति के सभी जीवों का योग क्या कहलाएगा? एक ही जाति की सब जनसंख्या, उसको हम जनसंख्या बोल देंगे एक लाइन में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जीवों का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है? उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि उसको तंत्र बोलते हैं, कि प्राकृतिक आवास को तंत्र बोलेंगे, इस जगह पे ये रह रहा है। इसके बाद लेग्यूम के जड़ में उपस्थित राइजोबियम वायुमंडल में किस चीज़ का ये करता है? राइजोबियम आपने नाम सुना होगा क्लास 9th से ही, 10th में भी है, 12th में भी है, 11th में भी आ गया, 12th में भी आ गया। तो नाइट्रोजन, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि विभिन्न अजैव पर्यावरणीय घटक का नाम बताना है आपको, कि पर्यावरणीय घटक क्या हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं प्रकाश, तापमान, मृदा, जल इत्यादि, जो कि जीव नहीं है लेकिन पर्यावरण में है हमारे। अगला है अग्रणी प्रजाति, जिसको पुनीर स्पीसीज कहते हैं, उसको परिभाषित कीजिए। किसी निर्जन क्षेत्र में जहाँ पे लोग नहीं है जाने वाली प्रथम प्रजाति को अग्रणी प्रजाति कहा जाता है, जो आगे चला जाए, कोई जाति आगे चला जाए जहाँ पे लोग निवास नहीं करते हों, उसे ही बोलते हैं अग्रणी प्रजाति। चरम उत्कर्ष समुदाय, जिसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, उसकी परिभाषा आपको देना है। चरम उत्कर्ष समुदाय के किसी समुदाय के लिए प्रयुक्त ऐतिहासिक शब्द है जब पारिस्थितिकी यानी कि परितंत्र में अनुक्रमण के परिणाम स्वरूप एक निश्चित समय और क्षेत्र में समुदाय स्थित अस्थायी या चरम अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे हम लोग चरम उत्कर्ष समुदाय कहते हैं। अगला है आहार श्रृंखला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पौधे पोषी स्तरों का वह श्रृंखला जिससे होकर आहार उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक जाता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एकदम ऊपर तक जाता है, उसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला में एक पोषी स्तर का उपभोक्ता जो होता है अगले पोषी स्तर के लिए उत्पादक बन जाता है, मतलब ऐसे ही क्रमबद्ध ये चलता रहता है। चारागाह आहार श्रृंखला का एक सामान्य आहार श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक 3 चीज़ होते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी आहार श्रृंखला में 3 चीज़ होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक आहार श्रृंखला अपने आप में विशिष्ट प्रकार का होता है, अपने आप में एक विशेष प्रकार होता है उनका। एक पोषी स्तर के सदस्यों की स्पर्धा जो होती है कम होती है। तो इस प्रकार का था आज के इस वीडियो में। हम लोग जान लिए कि जीव और समष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी को हम लोगों ने फाइनल किया, ठीक है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।